Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 3 of BSc Economics Strategies for Economic Development, Unit 3, last reading. So in this part, we will discuss the next part of this chapter, growth versus poverty, inequality, and social development. So let's start. In this point, first the focus of early economists on less developed countries on which strategies. Let's see. Early development economists prioritize high rates of income and production growth in less developed countries. अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जो थे और जो अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं हाई रेट ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन ग्रोथ किसमें लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो हाई रेट ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन ग्रोथ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कि इनकम का हाई रेट होना चाहिए और प्रोडक्शन ग्रोथ होनी चाहिए. देयर वाज अ बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वुड नेचुरली लीड्स टू रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. इनका बिलीव है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे अपने आप पॉवर्टी में रिडक्शन होगा और इनइक्वालिटी में भी रिडक्शन होगा, वो कम होगी. So here is the economic growth which should be increased, which would naturally lead to reduction in poverty and inequality. Then there is a shift in focus. अर्ली इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, प्रोडक्शन ग्रोथ होनी चाहिए. फिर फोकस शिफ्ट होता है कब? बाय 1970s फोकस शिफ्ट होकर किस पे आ जाता है? रिकॉग्नाइजेशन इमर्ज्ड दैट सम एलडीसीज. 1970s के दौरान ये रिकॉग्नाइजेशन इमर्ज होता है कि कुछ एलडीसीज जैसे कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि ब्राजील एक्सपीरियंस ग्रोथ विद राइजिंग इनइक्वालिटी एंड मिनिमल प्रोडक्शन. अर्ली इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं जैसे ग्रोथ होगी वैसे पॉवर्टी और रिडक्शन इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, बट 1970s में ये देखने को मिलता है कि कुछ एलडीसीज में ग्रोथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट उनमें इनइक्वालिटी और राइज हो रही है, पॉवर्टी में बहुत कम मिनिमम रिडक्शन होता है. मैनी कंट्रीज वर नॉट अचीविंग सिग्निफिकेंट आउटपुट इंक्रीज और पॉवर्टी रिडक्शन. जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो सिग्निफिकेंट आउटपुट इंक्रीज को नहीं अचीव कर पा रही है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट आउटपुट इंक्रीज नहीं है, बहुत कम आउटपुट हो रहा है इंक्रीज, और पॉवर्टी कोई खास रिड्यूस नहीं हो रही है, सिर्फ मिनिमल पॉवर्टी रिडक्शन है विद इनइक्वालिटी राइज हो रही है वहां पर. न्यू स्ट्रेटेजीज क्या कहती हैं? शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स डायरेक्टली एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड इक्वालिटी. न्यू स्ट्रेटेजीज ये कहती हैं कि हमें डायरेक्टली पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहिए रेदर देन कि इकोनॉमिक ग्रोथ से अपेक्षा करनी चाहिए कि उसके बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्शन के बढ़ने से पॉवर्टी या इनइक्वालिटी कम होगी. हमें डायरेक्टली पॉवर्टी या इनइक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए. एम्फेसिस ऑन मीटिंग बेसिक नीड्स, फूड, हेल्थ केयर, शेल्टर फॉर पुअर. हमें जो न्यू स्ट्रेटेजीज है वो कहती है कि हमें जो बेसिक नीड्स है उस पर एम्फोसाइज करना चाहिए, जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, शेल्टर पुअर के लिए. ये स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आता है? ये स्ट्रेटेजी इंक्लूड करती है कैश असिस्टेंस फॉर पुअर. पुअर्स को कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए. नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग इनकम अपॉर्चुनिटीज. इनकम अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहिए, किसके लिए? इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. और नेक्स्ट इज द सक्सेसफुल एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, कोस्टारिका, क्यूबा एंड इंडियन स्टेट ऑफ केरला. इंडियन स्टेट ऑफ केरला का भी एग्जांपल दे रखा है कि कैसे शॉर्ट सक्सेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, कि इन कंट्रीज में कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सक्सेस हुई. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन विदाउट सिग्निफिकेंट इनकम ग्रोथ. बिना सिग्निफिकेंट इनकम ग्रोथ के भी यहाँ पर सक्सेसफुल है ये कंट्री, जो सक्सेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको उनमें सक्सेस मिल पाई है इन कंट्रीज को जो कि एलडीसीज हैं विदाउट कोई सिग्निफिकेंट इनकम ग्रोथ के. इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट. देयर इज सम इंटरकनेक्शन बिटवीन ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट जो इस पॉइंट में बताया गया है. ये एम्फसाइज करता है एम्फसाइजिंग ओनली ग्रोथ, ओनली सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज प्रॉब्लमेटिक.
ये पॉइंट एम्फेसाइज करता है कि सिर्फ ग्रोथ या फिर सिर्फ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टू इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है इनकम के बढ़ने से जैसे भी होती है, वो डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं कर देती है इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में नॉट ग्रो विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़नी जाएगी। प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो उस प्रोडक्टिविटी का करेंगे क्या? सो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टू इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। जो सोशल प्रोग्राम्स हम करवा रहे हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि efforts to reduce income, poverty and income health, improve health, education and nutrition may have limited impact on overall poverty levels. Social programs के ये limitation है कि income reduce करने के लिए जो efforts हैं और improve health improve करने के लिए, education improve करने के लिए और nutrition improve करने के लिए जो efforts हैं वो limited impact डाल सकते हैं किस पे? poverty level पर। उनका भी limited impact हो सकता है, जैसे कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील्स हैं, इनमें मेनली करप्शन एंड ऑल, इनके कारण जो ये एफर्ट्स हैं ये लिमिटेड इम्पैक्ट डाल रहे हैं ओवरऑल पॉवर्टी लेवल पर, कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, limited impact on poverty levels. Next is the without sustained economic growth, improvement in education may not significantly enhance incomes or could lead to immigration. ये यहाँ बता रखा है कि विदाउट कोई सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आज के टाइम में ऐसा कंजम्पशन करना जो हमारे फ्यूचर के लिए भी बच सके कुछ ना कुछ। विदाउट कोई सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के एजुकेशन में इंप्रूवमेंट में नॉट सिग्निफिकेंटली इनहांस इनकम और कुड लीड टू इमिग्रेशन। आज के टाइम अगर हम अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन नहीं करेंगे तो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मे नॉट इनहांस इनकम, इससे इनकम इनहांस नहीं होगी और कुड लीड टू इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के लिए भी ये लीड कर सकता है। और नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ये क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है इज नेसेसरी टू सस्टेन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेसेसरी है टू सस्टेन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर, गवर्नमेंट फंडिंग को सस्टेन करने के लिए, किसके लिए? पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के लिए जो गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है उसको सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ है और फंडामेंटल फाइनेंसेस या फिर पॉलिसीज को यहाँ पे दिखाया गया है एक दूसरे से लिंक करके, दैट हाउ इकोनॉमिक शॉक्स कैन स्ट्रेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अगर इकोनॉमिक में शॉक आ गया, इकोनॉमिक शॉक है, उसके कारण गवर्नमेंट जो फाइनेंसेस है वो स्ट्रेन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हिंडरिंग सोशल प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी, हिंडरिंग मतलब सोशल प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसका? दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करता है मोर देन जस्ट ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के अलावा भी बहुत कुछ आता है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज मस्ट इंटीग्रेट बोथ। जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज है उसमें दोनों चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। कौन सी? इंटीग्रेट बोथ। ग्रोथ प्रमोशन तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जिनका लास्टिंग इम्पैक्ट हो। कोई लिमिटेड इम्पैक्ट वाली हमें स्ट्रेटेजीज नहीं अपनानी चाहिए, हमें ऐसे डायरेक्ट एक्शन को अपनाना चाहिए जो अगेंस्ट पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हो और उनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस। ये क्या बताती हैं? इनकी डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस। जो मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस हैं वो फोकस करती हैं ऑन एग्रीगेट इंडिकेटर्स। एग्रीगेट मैक्रो को पता ही होगा, मैक्रो और माइक्रो डेफिनेशन। मैक्रो इज फोकसिंग ऑन द एग्रीगेट इंडिकेटर। एग्रीगेट मीन्स सम होल, एवरीथिंग, every indicator and policies at a broad sectoral level। जो मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस है वो एग्रीगेट इंडिकेटर्स पर फोकस करती हैं और उन पॉलिसीज पर फोकस करती हैं जो ब्रॉड है सेक्टोरल लेवल पर। नेक्स्ट इज द ऑन एग्रीगेट इंडिकेटर्स एंड पॉलिसीज एट अ ब्रॉड सेक्टोरल लेवल।
नेक्स्ट इज द माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस। ये कंसंट्रेट करते हैं इंटरवेंशन एट स्मॉलर स्केल्स। ऐसे इंटरवेंशन जो स्मॉलर स्केल पर हैं, जैसे कि विलेज और प्रोजेक्ट लेवल, ये उन पर फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस। सो दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक एंड दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस। नाउ द हिस्टोरिकल फोकस, ये क्या कहता है, अर्ली डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स में होती है वो प्राइमरली यूटिलाइज्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज। जो अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है वो प्राइमरली यूटिलाइज करती है मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज को। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट एग्रीगेट फोकस ऑन ऑल एग्रीगेट इंडिकेटर्स पर जो फोकस करती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक होल एग्रीगेट इंडिकेटर है, इस पर फोकस करती है अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। एम्फेसाइजिंग ऑन रेजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, सेविंग रेट, इंटरसेक्टरल रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रेड पॉलिसी, जो कि एम्फेसाइज करता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग रेट्स पे, इंटर सेक्टरल रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज। सो ये बताया गया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज में कौन से जो फैक्टर्स हैं उन पर फोकस किया गया है अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। वो कौन से हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, सेविंग रेट्स, इंटर सेक्टरल रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज, इन पर अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स प्राइमरली फोकस करती है। सो हिस्टोरिकल फोकस तो ये था। रिसेंट शिफ्ट, अब शिफ्ट किस पर हुआ है, इंक्रीजिंग फोकस ऑन माइक्रो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज। अब माइक्रो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज पर फोकस है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज। अब जो है इंटरवेंशन ऑन स्मॉल स्केल पर जो इंटरवेंशन है उस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया जा रहा है। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स फंडिंग स्मॉल एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स। स्मॉल एजुकेशन और ये जो हेल्थ इनिशिएटिव्स है उस पर फंडिंग को इन्वेस्ट किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस को माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो शिफ्ट हुआ है मैक्रो टू माइक्रो, फंडिंग टू स्मॉल एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये रीजन क्या है इसके पीछे शिफ्ट का? रीजन ये है कि लिमिटेड सक्सेस ऑफ मैक्रो इंटरवेंशन। जो मैक्रो इंटरवेंशन है उनकी ज्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिलती है, लिमिटेड सक्सेस देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई दे ट्राइड कि माइक्रो पे एक बार इन्वेस्ट करके देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ एनजीओज एंड एड ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जो ग्रोथ ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी वजह से और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की एड की फोकसिंग की वजह से स्मॉल प्रोजेक्ट्स पर ये जो शिफ्ट हुआ है मैक्रो टू माइक्रो, दैट इज द अनदर रीजन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करती है स्मॉल प्रोजेक्ट्स पर, एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन, और लिमिटेड सक्सेस ऑफ मैक्रो इंटरवेंशन इज द फर्स्ट रीजन। एंड थर्ड रीजन इज द राइज ऑफ प्राइवेट चैरिटीज। जो प्राइवेट चैरिटीज है उसका राइज हो रहा है। वॉलेंटियर वर्क सीकिंग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड टेंजिबल रिजल्ट्स। राइज ऑफ प्राइवेट चैरिटीज में राइज हो रहा है एंड वॉलेंटियर वर्क सीकिंग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन टेंजिबल रिजल्ट्स। जो वॉलेंटियर हैं वो वर्क कर रहे हैं क्या सीख करते हुए, ये सीख करते हुए कि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगी और उसका टेंजिबल रिजल्ट्स आएगा। नेक्स्ट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स। इवेल्युएशन टेक्निक्स है उसकी पॉपुलैरिटी इज द अनदर रीजन। और फॉर एग्जाम्पल रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है उनको कंडक्ट करते जो फेवर करती है स्मॉल प्रोजेक्ट्स को। सो राइज ऑफ प्राइवेट चैरिटीज। एंड नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो अप्रोच। जो ये शिफ्ट हुआ है मैक्रो से माइक्रो उसका हमने रीजन पढ़ लिया। नेक्स्ट इज द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है माइक्रो अप्रोच को अपनाने का? That is the allow for careful evaluation of policy intervention. जो policy intervention होता है उसका carefully evaluation हो सकता है in real world settings. Second is the engages the poor in understanding their needs and motivation. Poor को engage करवाते हैं, engagement होती है poor की, जहाँ पे उसकी understanding की जाती है उसकी नीड्स और मोटिवेशंस के को। नेक्स्ट इज द इन्वॉल्व्स पोटेंशियल बेनिफिशियरीज। जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है, किसके लिए? इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पोटेंशियल बेनिफिशियरी जो असली जो हकदार है उन बेनिफिट्स को उठाने का, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज द चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस आर द
दैट कि ये निग्लेक्ट करता है मैक्रो इश्यूज, ओवरऑल एग्रीगेट जो आउटकम होता है उसके इश्यूज को निग्लेक्ट करता है और कैन लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट एग्रीगेट आउटकम्स। एग्रीगेट आउटकम्स के लिए एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट एट माइक्रो लेवल may not translate into increased employment or poverty reduction without broader employment growth। जो इम्प्रूवमेंट है माइक्रो लेवल पर, इम्प्रूवमेंट्स एट माइक्रो लेवल जैसे कि स्कूल अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल स्कूल अटेंडेंस टाइप, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने में, पॉवर्टी रिडक्शन में, बिना कोई ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के। अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ही नहीं होगी, दैट इज द एग्रीगेट आउट इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो अप्रोच, अगर वही नहीं होगा तो हम कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं और पॉवर्टी को रिडक्शन कर सकते हैं मैक्रो लेवल पर कुछ ट्रांजिशन करके। सो फर्स्ट इज द नेग्लेक्टिंग मैक्रो इश्यूज, नेक्स्ट इज द we can't increase employment and reduce poverty. Next is the economic fallacies। ये क्या कहता है कि माइक्रो लेवल सक्सेस है, ये डज नॉट गारंटी मैक्रो लेवल सक्सेस ड्यू टू फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन। जो फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन है उसके कारण माइक्रो लेवल सक्सेस है वो गारंटी नहीं करती मैक्रो लेवल सक्सेस की। एग्जाम्पल के साथ बता रखा है ऐसे कि जैसे स्मॉल इंक्रीज इन माइक्रो क्रेडिट में बेनिफिट फ्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो कोई भी इंक्रीज होता है स्मॉल इंक्रीज इन माइक्रो क्रेडिट में, वो बेनिफिट कर सकता है कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, बट जो लार्ज स्केल इंक्रीज है कुड लीड टू एक्सेसिव कंपटीशन एंड स्टेग्नेशन इन इनकम। जो लार्ज स्केल इंक्रीज है उसके कारण एक्सेसिव कंपटीशन बढ़ सकता है और स्टेगनेंट इनकम आ सकती, इनकम है वो स्टेगनेंट हो सकती है एट अ पेस, सेम पेस। सो फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन ये हो सकता है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल सक्सेस। पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल सक्सेस क्या कहता है कि सम इंटरवेंशन दैट डू नॉट वर्क एट माइक्रो लेवल, कुछ जो इंटरवेंशन है जो माइक्रो लेवल पर वर्क नहीं करती में सक्सीड, वो सक्सीड कर सकते हैं ऑन अ लार्जर स्केल। लार्जर स्केल पर कैसे? बाय जनरेटिंग एग्रीगेट डिमांड जनरेट करके और क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करके और एग्रीगेट डिमांड जनरेट करके ऐसे इंटरवेंशन जो स्मॉल माइक्रो लेवल पर वर्क नहीं की वो लार्ज स्केल पर वर्क कर सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ये क्या कहता है? जो अर्ली डेवलपमेंट फोकस है वो अर्ली जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है वो एम्फसाइज करते हैं रिड्यूसिंग एलडीसीज डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी प्रोडक्शन एंड फोस्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। जो पहले अर्ली जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे वो कहते हैं कि एलडीसीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो डिपेंडेंस है प्राइमरी प्रोडक्शन पर वो प्रोडक्शन एंड फोस्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग, उनका एम्फेसिस मेनली इस पर है कि अर्ली इकोनॉमिस्ट है उनका एम्फेसिस मेनली एलडीसीज में जो प्राइमरी प्रोडक्शन पर जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना है और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसको फोस्टर करना है। प्राइमरी प्रोडक्शन जैसे कि एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर थिंग्स, जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करके जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसको फोस्टर करना, ये अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एम्फसाइज करते हैं। जो मैनी एलडीसीज हैं वो इंप्लीमेंट करती हैं पॉलिसीज टू एनहांस देयर मैन्युफैक्चर सेक्टर्स। बहुत सारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनहांस हो, जैसे कि इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट इज द आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्सपेंडेड इन मैनी एलडीसीज। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत सारी एलडीसीज में एक्सपैंड हुआ है जिसके कारण डिक्लाइन इन शेयर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, जिसके कारण एक डिक्लाइन देखने को मिला है इन शेयर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेंगे, प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन पर फोकस ही नहीं करेंगे, अपना डिपेंडेंस रिड्यूस कर देंगे, तो उसके कारण एक डिक्लाइन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा प्राइमरी प्रोडक्ट्स में इन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में।
criticism arose regarding industrialization strategies. कुछ criticism arose होता है regarding जो industrialization strategies है, that is कि inefficient industrialization, जो industrialization है उसे inefficient बताया गया. low employment generation, उसके कारण employment generation है बहुत कम हुआ. अगर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. पर्टिकुलरली इन कैपिटल गुड सेक्टर्स वहां पर बहुत ज्यादा लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई. बायस अगेंस्ट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है उसके अगेंस्ट बायस हो जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग अगर ज्यादा आएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रिजल्टिंग इन फूड शॉर्टेज. उसके कारण फूड शॉर्टेज और स्टेगनेंट प्राइमरी प्रोडक्ट गुड्स एक्सपोर्ट्स, फूड शॉर्टेज हो जाएगी. प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं उनमें स्टेगनेंट हो जाएंगे. लिमिटेड पॉवर्टी रिडक्शन, जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी. और जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं, मेनली जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनकी जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाएगी. अब क्रिटिक्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो निग्लेक्ट करते हैं इस बात को, कहते हैं सम क्रिटिक्स एट्रीब्यूटेड इश्यू टू अर्ली इकोनॉमिस्ट डिस्डेन फॉर एग्रीकल्चर एज बैकवर्ड. जो बहुत सारे कुछ क्रिटिक्स हैं जो अर्ली इकोनॉमिस्ट से एग्री करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज कंसिडर करते हैं एग्रीकल्चर को बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंग. अदर्स जो बाकी के हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो अर्बन बायस है स्टेमिंग फ्रॉम द अर्बन एलाइट्स इंटरेस्ट इन रिसोर्स कंसंट्रेशन. जो अर्बन एलाइट्स हैं उनका मेनली इंटरेस्ट है रिसोर्सेस कंसंट्रेशन में. सक्सेसफुल प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे सक्सेसफुल प्राइमरी सेक्टर्स के कारण भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सक्सेस देखने को मिली. जो कंट्रीज आज के टाइम पे जो डेवलप्ड हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड सम ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि बोत्सवाना एंड चिले हैव थ्राइव्ड डिस्पाइट प्राइमरी प्रोडक्शन. वो भी आज के टाइम में डेवलप्ड हुई हैं किसके कारण? प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेशन के कारण ही वो आज के टाइम में इतने डेवलप्ड है. शिफ्ट टुवर्ड एग्रीकल्चर, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना फोकस फ्रॉम मोर ऑन एग्रीकल्चर विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. जो इकोनॉमिस्ट है वो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एग्रीकल्चर पर. कब? ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई उसके बाद से. पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसीज बनाई गई जो एम करती हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली पुअर्स के लिए. रिसेंट ट्रेंड्स इन एलडीसीज क्या कहते हैं कि जो कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें एक रिलेटिव श्रिंकेज देखने को मिल सकता है इन मैन्युफैक्चर सेक्टर्स. श्रिंकेज मीन्स कम, रिलेटिवली कम होना, कुछ श्रिंक होना, कम होना. इंडिया में कुछ एलडीसीज इंक्लूडिंग इंडिया श्रिंकेज देखने को मिल सकता है मैन्युफैक्चर सेक्टर्स में अलोंग साइड सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन. इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है. इन 2010 जो इंडिया सर्विस सेक्टर है अकाउंटिंग फॉर ओवरऑल 56% ऑफ जीडीपी. जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है 2011 में वो अकाउंट करता है 56% ऑफ जीडीपी. अदर्स के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं बुक में. यू वांट टू कंसीडर, यू कैन कंसीडर देम आल्सो. सर्विस सेक्टर ग्रोथ पे भी एक डिबेट है. सम व्यू द राइज ऑफ सर्विसेज एज अ साइन ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो कुछ लोग हैं वो व्यू करते हैं सर्विसेज के राइज को एज अ साइन ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सर्विस सेक्टर के डेवलप्ड होने से, उसमें ग्रोथ होने से कुछ इकोनॉमिस्ट उसे पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह देखते हैं. बाकी के हैं वो इसे रिफ्यूज करते हैं फॉर दोज अनेबल टू फाइंड वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर. बाकी के जो लोग हैं वो इसे रिफ्यूज करते हैं जिन्हें ना तो मैन्युफैक्चरिंग में वर्क मिलता है और ना एग्रीकल्चर में. इंडिकेटिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लो इनकम. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और लो इनकम को इंडिकेट करते हुए ग्लोबली कंपैरिजन किया गया है कि सर्विस सेक्टर में जापान 71%, यूके 78%, यूएसए 79% एंड चाइना 43% और साउथ कोरिया 58%. ये सर्विस सेक्टर का शेयर है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. और नेक्स्ट इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन आर्ग्यूमेंट कहता है कि जो सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमेन वैलिड ड्यू टू इट्स रोल इन टेक्नोलॉजिकल चेंज. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो सपोर्ट होता है वो इसलिए बना हुआ रहता है क्योंकि इसके टेक्नोलॉजिकल चेंज और एक्सटर्नल टर्म्स ऑफ ट्रेड के कारण ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपोर्ट में बना रहता है. ये आर्ग्यूमेंट आगे कहा गया है कंट्रीज कैन इंप्रूव इकोनॉमिकली बाय एक्सपोर्टिंग प्राइमरी सोर्सेज बट फेस रिस्क विदाउट डाइवर्सिफाइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग. कंट्रीज इंप्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिकली
प्राइमरी सोर्सेज को एक्सपोर्ट करके, बट इसमें भी उनको रिस्क देखने को मिल सकता है विदाउट कोई डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग के इनटू मैन्युफैक्चरिंग। सो नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर रोल। एग्रीकल्चर का क्या रोल है इसमें? नेग्लेक्टिंग एग्रीकल्चर कैन हिंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर को ही नेग्लेक्ट करेंगे सो इसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हिंडर हो सकता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। एग्रीकल्चर अगर स्टेग्नेशन हुई तो मे राइज फूड प्राइसेस इंपैक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एग्रीकल्चर में अगर स्टेग्नेशन आया उसके कारण फूड प्राइसेस राइज हो सकते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल प्रॉफिट और ग्रोथ भी इंपैक्ट हो सकते हैं। डाइवर्सिफाई विद इन सर्विस सेक्टर। नॉट ऑल सर्विसेज कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर है उसमें भी डाइवर्सिफाई देखने को मिल सकता है कि ऑल सर्विसेज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती। कुछ सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं और फोस्टर कर सकते हैं। अदर जैसे कि हेल्थ केयर ये कैपेबिलिटीज और वेलबींग को इन्हांस कर सकता है। सो ऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ सर्विसेज हैं उनको इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। पैटी जो है वो रिटेलिंग में प्रोवाइड मिनिमम, पैटी के अकॉर्डिंग जो रिटेलिंग है में प्रोवाइड मिनिमल इनकम विदाउट सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग इन poverty. So we can consider this as conclusion part. So this is all for today. The next part, which 3 parts are left, we will discuss in our next video. This is all for today. Thank you for watching my video. If you understand anything, please like, share and subscribe.